Hello everyone, welcome you to your channel Motivation Classes। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं। लाइफ प्रोसेसेस के बारे में डिटेल जानने से पहले हम लोगों को ये जानना है कि लाइफ प्रोसेसेस है क्या। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? इस धरती में सरवाइव करने के लिए सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, सभी को कुछ डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करना पड़ता है और वो फंक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने में हेल्प करता है। इन डिफरेंट फंक्शंस को लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। जैसे बेसिक कुछ लाइफ प्रोसेसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो है न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रिएशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। अब सवाल ये आता है कि ये सारा लाइफ प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता कैसे है। लाइफ प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर होता है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स एंड डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। ये डिफरेंट पार्ट्स और ऑर्गन्स डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लंग्स रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, हार्ट ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, किडनी एक्सक्रिएशन में हेल्प करता है, एट्सेट्रा। अब हम लोगों को जानना है कि लाइफ प्रोसेसेस हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए इतना इम्पॉर्टेंट या फिर एसेंशियल क्यों है। लाइफ प्रोसेसेस हमारे डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं और ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारे बॉडी में होम्योस्टैसिस मेंटेन रहे। ये होम्योस्टैसिस क्या है? होम्योस्टैसिस का मतलब है कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू एडजस्ट विथ डिफरेंट एनवायरनमेंट। मतलब हमारी बॉडी में ये कैपेबिलिटी है कि वो डिफरेंट एनवायरनमेंट के साथ साथ खुद को एडजस्ट कर पाए, एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ साथ खुद को एडजस्ट कर पाए। मान लीजिए आप इंडिया से कनाडा गए कोई भी पर्पस के लिए। इंडिया का जो टेम्परेचर है वो कनाडा का टेम्परेचर से थोड़ा अलग है। इंडिया का टेम्परेचर ज़्यादा है और कनाडा का टेम्परेचर बहुत ही कम है, इंडिया से बहुत कम है। तो आप जब पहले वहाँ पे जाओगे तो शुरुआत में आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी, सरवाइव करने में प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप धीरे धीरे एडजस्ट कर लोगे, आपके बॉडी उस टेम्परेचर में एडजस्ट हो जाएगी और आपको उतना ठंडा नहीं लगेगी जितना शुरुआत में लग रहा था। तो इसे बोलते हैं होम्योस्टैसिस। मतलब एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ साथ बॉडी का एडजस्टमेंट। लाइफ प्रोसेसेस बॉडी को डिफरेंट एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए हेल्प करता है और डिफरेंट एनवायरनमेंट में सरवाइव करने पर भी हेल्प करता है। जैसे हम लोग विंटर में बहुत ठंड में सरवाइव कर लेते हैं, उसके बाद आता है समर में टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, 42-45 डिग्री। उस टेम्परेचर में भी हम लोग सरवाइव कर लेते हैं। और उसके बाद आता है रेनी सीजन, वहाँ पे भी उन टेम्परेचर या फिर उस रेनी वेदर में भी हम लोग सरवाइव कर लेते हैं। तो इस तरह से लाइफ प्रोसेसेस हमारे लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो हम लोगों ने देख लिया लाइफ प्रोसेसेस हमारे लाइफ मेंटेन करने के लिए बहुत ही एसेंशियल है। न्यूट्रिशन कहाँ से आता है? फूड से। बिना फूड के क्या हम लोग जी सकेंगे? नहीं। यानी न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेसेस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग खाना खाते हैं और इसी खाने से हम लोगों को बहुत एसेंशियल सब्सटेंसेस मिलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। आप लोगों ने तो बैलेंस डाइट के बारे में सुना ही होगा, बहुत कोई बैलेंस डाइट करते भी हो। तो इस खाने से
हम लोगों को जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी यूटिलाइज करके हम लोग अपना सारा एक्टिविटीज़ या हमारी बॉडी का जो फंक्शंस है उसे मेंटेन करते हैं। इसे बोलते हैं न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दो तरह के मोड्स होते हैं, इसे आप टाइप भी बोल सकते हो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को सेल्फ न्यूट्रिशन भी बोला जाता है। इस दुनिया में ऐसा कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना लेता है। अब आप लोगों में से भी बहुत कोई अपना खाना खुद बना लेते हो, तो सोचोगे हम लोग भी ऑटोट्रॉफिक ही है। नहीं, आप लोग ऑटोट्रॉफिक नहीं हो, क्योंकि आप लोग फूड बनाने के लिए किसी और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट हो। जैसे कोई प्लांट्स हो, कोई एनिमल्स हो, कोई प्लांट्स या एनिमल्स के हेल्प से या फिर उसको यूज़ करके तुम अपना खाना बना लेते हो, तो इसीलिए तुम लोग ऑटोट्रॉफिक नहीं हो। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उन ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है जो एनवायरनमेंट से सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को कलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और सन एनर्जी या फिर सनलाइट एनर्जी को यूज़ करके अपना खाना बना लेता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये प्रोसेस किस में देखा जाता है? ऑल ग्रीन प्लांट्स में। ग्रीन प्लांट्स मतलब उनके बॉडी में ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, और इस क्लोरोफिल में एक कैपेबिलिटी है, ये सन एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं और उस एनर्जी को यूटिलाइज करके ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के कॉम्बिनेशन से ग्लूकोज यानी कि फूड बना लेता है। और ये खाना बनता कहाँ पे है? ये खाना बनता है प्लांट के लीफ में, और इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। दैट मीन्स दे आर able to make their own food. They are not dependent on others for food. तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि किसी किसी प्लांट का स्टेम का कलर भी तो ग्रीन कलर होता है, तो स्टेम में भी शायद फोटोसिंथेसिस होगा। हाँ, फोटोसिंथेसिस होता होगा, लेकिन स्टेम में क्लोरोफिल की अमाउंट लीफ के कंपेयर से कम है। मतलब लीफ में ह्यूज अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, इसीलिए लीफ में प्लांट का खाना बनता है, और स्टेम में जो खाना बनता है उससे तो प्लांट का पेट नहीं भरेगा। ये मजाक है, उसमें भी खाना बनता है लेकिन उससे प्लांट का फुल न्यूट्रिशन नहीं हो पाता है। फुल न्यूट्रिशन के लिए उसे लीफ में खाना बनाना पड़ता है जो कि उसे फुल न्यूट्रिशन देता है। अब है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरो मीन्स डिफरेंट और ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। डिफरेंट न्यूट्रिशन दैट मीन्स डिफरेंट सोर्स से वो न्यूट्रिशन कलेक्ट करता है। बहुत सारा ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, खाना खुद नहीं बना पाता हम लोगों के जैसा, मतलब दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर एनिमल्स फॉर फूड। वो लोग सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को कलेक्ट करके खाना नहीं बना पाता, वो लोग फूड के लिए अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे देखिए बियर यहाँ पे क्या खा रहा है, एक फिश, एक अदर ऑर्गेनिजम्स के वो ऊपर डिपेंडेंट है न्यूट्रिशन के लिए, तो इसे बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। जो ऑर्गेनिजम्स खुद का खाना नहीं बना पाता, वो फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट है, उसे बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स, और इस न्यूट्रिशन को बोला जाता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पे मशरूम का फोटो क्यों पोस्ट किए, क्योंकि मशरूम तो एक प्लांट है, लेकिन मशरूम एक नॉन ग्रीन प्लांट है। दैट मीन्स उसके बॉडी में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। क्लोरोफिल मतलब ग्रीन पिगमेंट जो कि सनलाइट ट्रैप करने में हेल्प करता है। अब सनलाइट अगर ट्रैप नहीं कर पा रहा है, दैट मीन्स उनके शरीर में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के अलावा सनलाइट भी बहुत ही एसेंशियल पार्ट है जो कि खाना बनाने में बहुत ही मदद करता है। इसीलिए मशरूम एक नॉन ग्रीन प्लांट है जो कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैरी करता है। हेटेरोट्रॉफी का एग्जाम्पल है नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक मशरूम एंड एनिमल्स। टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब जो ऑर्गेनिजम्स खुद का खाना खुद नहीं बना पाता है और वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब है जो ऑर्गेनिजम्स सड़ा गला सब्सटेंस से अपना फूड कलेक्ट कर लेता है उसे बोलते हैं सैप्रोफाइट्स, और इस न्यूट्रिशन को बोलते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स से अपना खाना कलेक्ट करता है। जैसे मशरूम, जैसे आप लोग जानते हैं कि मशरूम कल्टीवेट करने के लिए रॉटन स्ट्रॉ मतलब रॉटन बिचाली की ज़रूरत पड़ती है। तो उससे क्या होता है, उस रॉटन स्ट्रॉ से ये मशरूम अपना खाना कलेक्ट करता है। तो इसीलिए मशरूम जो है वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के अंडर आता है। एग्जाम्पल्स फंगी। नेक्स्ट है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले ये जानना है कि पैरासाइट का मीनिंग क्या है। पैरासाइट मतलब जो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में रहता है और उससे अपना खाना कलेक्ट करता है, उस बॉडी को हार्म पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है विदाउट किलिंग देम, तो उसे पैरासाइट बोला जाता है। और जिस बॉडी में वो रहता है उसे होस्ट बॉडी बोला जाता है। तो पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करता है। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम राउंड वर्म। प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम है मलेरिया जो फॉर्म करता है वो बैक्टीरिया, और राउंड वर्म एस्करिस जो हमारे शरीर में रहता है, हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है और हमारी शरीर से ही वो खाना कलेक्ट करके अपना न्यूट्रिशन को कंप्लीट करता है। अब मैं एक क्वेश्चन करती हूँ आप लोगों से, मदर बॉडी में भी फिटस रहता है, बेबी रहता है, तो क्या फिटस मदर के लिए पैरासाइट है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि फिटस और मदर दोनों ही सेम स्पीसीज है, लेकिन जो पैरासाइट है वो पैरासाइट जिस होस्ट बॉडी में रहता है वो होस्ट, ये दो अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज होते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो उस होस्ट बॉडी से अपना खाना कलेक्ट करता है और उसे हानि पहुंचाता है। तो इसे बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन उस ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है जो ऑर्गेनिजम्स कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स को खाते हैं और उसी ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल सॉल्युबल मटेरियल में कन्वर्ट करता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मटन वगैरह खाते हैं, मटन में बहुत सारा फैट होते हैं, तो वो फैट खाने के बाद हमारे शरीर में जाके वो फैट डाइजेस्ट होके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं, जो कि हमारे शरीर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ हमारे शरीर में बहुत एनर्जी वो फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए हम लोग क्या है, हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंडर आते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन उन ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है जो कम्प्लेक्स इंसॉल्युबल फूड को खाते हैं और उसे डाइजेस्ट करके सिंपल सॉल्युबल फूड में कन्वर्ट करता है और उसे एब्जॉर्ब करके बॉडी सेल्स में एनर्जी प्रोड्यूस करने में यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है होलोजोइक न्यूट्रिशन का? ह्यूमन बीइंग, कैट, डियर, लायन, फिश, फ्रॉग, अमीबा। मटन का मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया, बहुत कोई मटन खाते हैं, इसीलिए मैंने मटन का सिर्फ एग्जाम्पल दिया। चलिए
अब हम लोग प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं। प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बना लेता है, और वो जिस प्रोसेस से अपना खाना खुद बना सकता है उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस में अपना खाना बनाने के लिए उसे जो जो मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है उन मटेरियल्स को वो एनवायरनमेंट से कलेक्ट करता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से लेता है, वाटर वो सॉइल से लेता है, और सन एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी वो सनलाइट से कलेक्ट करता है। और यही सोलर एनर्जी ट्रैप करने में उसे हेल्प करता है क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन पिगमेंट है, और वो यही ग्रीन पिगमेंट उसी की लीफ में प्रेजेंट रहता है। और इस तरह से वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो ग्लूकोज यानी कि फूड बनाता है। अब देखिए, इस फोटोसिंथेसिस को हम लोग कुछ इस इक्वेशंस की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2, वाटर का फॉर्मूला है H2O, लग रहा है लाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और ग्लूकोज जो कि फूड बन रहा है उसका फॉर्मूला है C6H12O6, और ऑक्सीजन, कुछ मात्रा ऑक्सीजन ये बाहर रिलीज करता है जो कि फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए प्लांट को लगता है 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल वाटर। अब देखते हैं ये 6 मॉलिक्यूल वाटर और 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बना लेता है। देखिए, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन रहता है 6 और ऑक्सीजन रहता है 6 × 2 यानी 12। अब वाटर में 6 मॉलिक्यूल वाटर में हाइड्रोजन रहता है 6 × 2 यानी 12 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन रहता है 6। तो टोटल कितना हुआ? कार्बन रहा 6 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन रहा 12 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन रहा 12 + 6 मतलब टोटल 18 मॉलिक्यूल। अब देखिए, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ता है? 6 मॉलिक्यूल कार्बन, 12 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, जो कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से लेता है। तो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल कार्बन वो ले लिए, 12 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ले लिए और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ले लिए। उससे बन गया 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो कि फूड है। अब बचा कितना? ऑक्सीजन। 18 में से 6 चला गया तो बचा 12 ऑक्सीजन। देखिए 6O2, 12 ऑक्सीजन बचा जो कि बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी है। फोटोसिंथेसिस के लिए 4 कंडीशंस नेसेसरी है: सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये जो सनलाइट है वो सन से मिलता है, सन से वो सन एनर्जी को या फिर सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं। क्लोरोफिल जो कि लीफ में प्रेजेंट रहता है, देखिए ग्रीन लीफ मतलब ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वो एयर से कलेक्ट करता है, और देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड वो किसके थ्रू लेता है? नीचे ये डायग्राम देखिए, ये है स्टोमाटा का डायग्राम। ये स्टोमाटा है स्मॉल पोर जो कि लीफ में प्रेजेंट रहता है, और इसी पोर से वो इजीली कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। और क्या करता है, अगर उसके शरीर में एक्स्ट्रा वाटर हो, एक्सेस वाटर हो, तो वो इसी पोर से उस एक्स्ट्रा वाटर को थ्रू ट्रांसपिरेशन बाहर निकाल देता है। स्टोमाटा का स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं। जैसे देखिए ये स्टोमाटल पोर है। स्टोमाटा का स्ट्रक्चर ये यहाँ पे देखिए किडनी शेप या बीन शेप का 2 सेल है, इसे बोलते हैं गार्ड सेल्स, जो कि स्टोमाटल पोर को सराउंड करके प्रेजेंट रहता है। और इसी गार्ड सेल्स में देखिए क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जो कि क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, और स्टोमाटा के थ्रू ये इजीली कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं।
अब फोर्थ कंडीशन है वाटर, जो कि वो सॉइल से लेते हैं और एब्जॉर्प्शन के थ्रू लेते हैं। इन चारों कंडीशंस में से अगर कोई एक कंडीशंस एब्सेंट रहा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। क्यों? याद कीजिए, मशरूम का जो फोटो हमने देखा था, वो देखा था हमने हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब मशरूम जो है वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंडर आता है। देखिए, मशरूम वाटर भी कलेक्ट कर लेता है सॉइल से, सनलाइट भी उसके ऊपर आके गिरता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी वो एनवायरनमेंट से ले लेता है, लेकिन क्लोरोफिल एब्सेंट रहने के कारण क्या होता है, वो सनलाइट ट्रैप नहीं कर पाता और फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाता। तो क्या है, फोटोसिंथेसिस में ये चार जो कंडीशंस है वो नेसेसरी है। विदाउट वन कंडीशन फोटोसिंथेसिस डज नॉट ऑकर। अब है इवेंट्स। फोटोसिंथेसिस किस स्टेप में कितना स्टेप है फोटोसिंथेसिस के अंदर और उसका सीक्वेंस क्या होता है। जैसे फर्स्ट देखिए, फर्स्ट स्टेप जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी कहाँ से आता है? सन से आता है, और क्लोरोफिल उसे ट्रैप करके लीफ में स्टोर करता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यही लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और वाटर, इसी एनर्जी के थ्रू वाटर स्प्लिट आउट होते हैं, मतलब H2O स्प्लिट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन होता है, मतलब यहाँ पे जो वाटर स्प्लिट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ, इसी हाइड्रोजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन कंप्लीट होता है और कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज यानी फूड प्रोड्यूस होता है। ये जो तीन इवेंट्स आप देख रहे हैं, ये इसका सीक्वेंस सेम है, हमेशा सेम रहता है हर प्लांट में, ये नेसेसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि डेजर्ट प्लांट जो है, डेजर्ट प्लांट में यही सीक्वेंस अलग होता है। अलग होता है मतलब ये सीक्वेंस मेंटेन नहीं होता। क्यों? क्योंकि डेजर्ट प्लांट में ये जो स्टोमाटा है, जो लीफ में प्रेजेंट रहते हैं, ये दिन में ओपन नहीं होता, मतलब ड्यूरिंग डे टाइम ये ओपन नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर दिन में ये स्टोमाटल पोर ओपन हो जाए तो वो जितना भी वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब करता है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाने का एक चांसेस रहता है। इसीलिए क्या होता है, वो दिन में स्टोमाटल पोर को ओपन नहीं करता। तो वो क्या करता है, वो दिन में सनलाइट को ट्रैप करके रख देता है थ्रू क्लोरोफिल, और क्या करता है, रात में वो वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, और रात में वो स्टोमाटल पोर को ओपन करके कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करता है फ्रॉम एयर, एंड देन दे मेक देयर ओन फूड, मतलब फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करता है। तो क्या हुआ, डेजर्ट प्लांट एक्सेप्शनल प्लांट है और वहां पे फोटोसिंथेसिस रात में होता है, और वहां पे फोटोसिंथेसिस का ये जो सीक्वेंस है वो इसी तरह से, मतलब ये सेम सीक्वेंस नहीं रहता। अब एनिमल्स के न्यूट्रिशन के बारे में जान लेते हैं। इस दुनिया में डिफरेंट तरह के एनिमल्स प्रेजेंट है, और हर एनिमल्स का जो फूड हैबिट है वो डिफरेंट तरह के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट, ये जो एनिमल्स है, टोटल एनिमल्स की न्यूट्रिशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स का मतलब जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर फूड, जैसे कि गोट, काउ, कैमल, डियर, उसे बोलते हैं हार्बीवोर्स। नेक्स्ट है कार्निवोर्स, मतलब जो एनिमल्स सिर्फ अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर फूड, मतलब मीट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, जैसे कि लायन, टाइगर, वल्चर, लीजर्ड। आप देख रहे हैं यहाँ पे लायन, इसे बोलते हैं कार्निवोर्स एनिमल। और जो ओमनिवोर्स है, वो एनिमल्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर फूड, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, डॉग, क्रो, स्पैरो, बियर। तो एनिमल्स का जो न्यूट्रिशन है वो 3 स्टेप्स में है, जैसे कि हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। अब ये एनिमल्स का जो न्यूट्रिशन है
ये न्यूट्रिशन कंप्लीट होने में टोटल 5 स्टेप्स लगता है, मतलब टोटल 5 स्टेप्स है जिससे ये पूरा न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है हर एनिमल्स में। जैसे स्टेप्स का नाम है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट इजेशन। इंजेशन, इंजेशन का मतलब है फूड टेकिंग प्रोसेस, मतलब इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं। खाना खाने का प्रोसेस का नाम है इंजेशन। नेक्स्ट है डाइजेशन, ये जो खाना हमने खा लिया वो खाना हम लोग लार्ज इंसॉल्युबल मॉलिकल्स में खाते हैं, मतलब जो लार्ज होते हैं इंसॉल्युबल मॉलिकल्स वो हम लोग एज अ फूड खाते हैं। हमारे शरीर में जाने के बाद वही लार्ज इंसॉल्युबल मॉलिकल्स स्मॉल सॉल्युबल मॉलिकल्स में कन्वर्ट होते हैं बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जो डाइजेस्टेड फूड हमारे शरीर में प्रेजेंट है वो डाइजेस्टेड फूड ब्लड स्ट्रीम में मिक्स्ड हो जाते हैं थ्रू द इंटेस्टिनल वॉल, इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है यहाँ पे जो एब्जॉर्ब्ड फूड ब्लड स्ट्रीम में मिक्स्ड हो गया तो क्या हो गया, वही एब्जॉर्ब्ड फूड ब्लड के थ्रू ईच एंड एवरी बॉडी सेल्स में पहुँच जाता है और सेल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, मतलब सेल एक्टिविटीज़ होने में हेल्प करता है, जैसे कि ग्रोथ, रिपेयर और क्या ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। लास्ट है इजेशन। इजेशन का मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हमारे शरीर में जो अनडाइजेस्टेड फूड है, मतलब फूड के ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जो पार्ट्स हमारे शरीर में डाइजेशन नहीं होता, तो वो अनडाइजेस्टेड पार्ट हम लोग हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है इजेशंस। तो एक बार हम लोग फिर इसे रिवाइज कर लेते हैं। तो जो डिफरेंट स्टेप्स है एनिमल्स न्यूट्रिशन का वो है इजेशन, फर्स्ट है इंजेशन, इंजेशन मतलब खाना खाना। उसके बाद है डाइजेशन, डाइजेशन मतलब वही जो फूड हम लोग खा लिए उस वो फूड हमारे शरीर में जाके डाइजेस्ट होता है थ्रू द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, यही डाइजेस्टेड फूड क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में मिक्स्ड हो जाता है थ्रू द इंटेस्टिनल वॉल, मतलब ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। उसके बाद है एसिमिलेशन, यही ब्लड वो डाइजेस्टेड फूड को ईच एंड एवरी सेल्स में बॉडी सेल्स में पहुंचा देता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है ताकि हमारे शरीर में ग्रोथ, रिपेयर ये सब हो सके। और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है फूड का वो इजेशंस प्रोसेस में से हम लोग शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अब हम लोग एमीबा के न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल जानेंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि मैडम ने एमीबा का न्यूट्रिशन अलग से क्यों दिखाया। देखिए, ये अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करने के लिए ये 5 स्टेप्स फॉलो करता है जो कि एक हायर एनिमल्स फॉलो करता है, लेकिन एमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल है, फिर भी ये 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। अब एमीबा का जो फूड टेकिंग प्रोसेस है इंजेशन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। किस तरीके से, देखिए एमीबा का जो फूड इनटेकिंग प्रोसेस है वो किस तरह से होता है, ना उसका माउथ है ना उसका हैंड्स है, फिर भी वो फूड इंजेस्ट कर लेता है। तो नेचर ने उसको इसीलिए एक अलग सा फीचर्स दिया, यूनिक फीचर्स। वो फीचर्स क्या है, दे कैन चेंज देयर बॉडी शेप्स, मतलब वो अपनी बॉडी शेप को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। और इस फीचर्स को यूज करके वो क्या कर लेता है, 2 फॉल्स फूड प्रोड्यूस करता है। फॉल्स फूड प्रोड्यूस करता है मतलब फूड नहीं बट फॉल्स, तो इस फूड को बोलते हैं, फॉल्स फूड को स्यूडोपोडिया। तो जब एमीबा एक फूड के कांटेक्ट में आता है तब क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस द स्यूडोपोडिया, वो स्यूडोपोडिया फॉर्म करता है और यही 2 फॉल्स फूड धीरे धीरे फूड को सर्कल करके घेर लेता है और क्या करता है, अपने बॉडी के अंदर ले लेता है बाय प्रोड्यूसिंग फूड वैक्यूल।
फूड वैक्यूल के थ्रू जब ये अपने बॉडी के अंदर फूड को ले लेता है, उसके बाद अमीबा एक यूनिसेलुलर सेल है और यूकैरियोटिक सेल भी है। दैट मीन्स ऑल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट इनसाइड देयर बॉडी। यहाँ पे जो लाइसोसोम प्रेजेंट है, जो कि एक सेल ऑर्गेनेली है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करता है, वो लाइसोसोम फूड वैक्यूल के साथ अटैच्ड हो जाते हैं और वो अपने बॉडी से, मतलब अपने अंदर से लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करके फूड वैक्यूल में दे देता है और क्या हो जाता है, इजीली उसका फूड डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद वही डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड होते हैं थ्रू साइटोप्लाज्म, मतलब फूड वैक्यूल से वो बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाता है बाय डिफ्यूशन प्रोसेस में। उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होने के बाद जो साइटोप्लाज्म में डाइजेस्टेड फूड मिक्स्ड हो गया, वही डाइजेस्टेड फूड साइटोप्लाज्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है और अमीबा के ग्रोथ में हेल्प करता है। एसिमिलेशन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद उसका भी कुछ अनडाइजेस्टेड पार्ट होगा फूड का, जो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया होगा। वो अनडाइजेस्टेड पार्ट वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू अपने बॉडी से बाहर निकाल देता है थ्रू द इजेशन प्रोसेस। तो इस तरह से अमीबा ये 5 स्टेप्स फॉलो करके अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लेता है। अब हम लोग ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ह्यूमन न्यूट्रिशन में जो जो ऑर्गन्स और ग्लैंड्स इन्वॉल्व है, उसका नाम पहले हम लोग देख लेते हैं। उसमें माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड हैं और कुछ ग्लैंड्स भी डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व्ड है। वो है सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियास। राइट साइड में देखिए, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है, डायग्राम है। यहाँ पे देखिए माउथ, ये माउथ है, माउथ से लेके रेक्टम तक, मतलब एनस तक, ये जो लंबा पाइप आप देख रहे हैं, इस पाइप को बोला जाता है एलिमेंट्री कैनल। और इस पाइप में, इस एलिमेंट्री कैनल में डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट ग्लैंड्स इन्वॉल्व रहते हैं। देखिए पहले यहाँ पे शुरू होता है माउथ। माउथ के बाद एक लंबा पाइप आप देख रहे हैं, इसे बोला जाता है फूड पाइप और इसोफेगस। इसोफेगस एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर से अटैच्ड है, इसे बोलते हैं स्टोमक। स्टोमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये स्ट्रक्चर है लार्ज इंटेस्टाइन का। इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। इसका कारण है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वाइडनेस है वो बहुत ही कम है कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, और ये बहुत ही कॉम्पैक्टली रहते हैं। तो ये रहा डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम में ये ऑर्गन्स छोड़ के जो ग्लैंड्स इन्वॉल्व्ड है, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड जो कि माउथ में प्रेजेंट रहते हैं, और ये लीवर और ये पैंक्रियास। देखिए ये है लीवर, ये स्ट्रक्चर, ये येलो पार्ट जो मैं मार्क की हूं, ये है लीवर, और पैंक्रियास है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसे पैंक्रियास बोला जाता है। तो 3 तरह की ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियास। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसका डाइजेशन होता कैसे, फूड डाइजेशन। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माउथ, जो इंजेशन में हेल्प करता है। माउथ से हम लोग खाना खाते हैं। माउथ के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, जैसे कि फर्स्ट है टीथ। टीथ क्या करता है? टीथ फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करता है, मतलब खाना खाने के बाद, खाना मुंह में अंदर जाने के बाद ये टीथ ही है जो क्या करता है, खाने को ग्राइंड करता है। हमारे मुंह के अंदर 4 तरह की 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट है। इंसीजर, सामने जो सबसे वाइट टीथ्स है उसे बोलते हैं इंसीजर। कॉर्नर में जो शार्प टीथ है जो टीयरिंग में हेल्प करता है उसे बोलते हैं कैनाइन। और लास्ट में जो थोड़ा वाइड है
और ये ग्राइंडिंग में हेल्प करता है। उस टीथ्स को बोला जाता है प्रीमोलर एंड मोलर। तो टीथ क्या करता है? फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करता है, खाने को ग्राइंड करने में हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है टंग। टंग क्या करता है? टंग यही खाने को सलाइवा के साथ मिक्स्ड करने में हेल्प करता है। ये जो सलाइवा है, ये सलाइवा कहाँ से आता है? ये सलाइवा आता है सैलिवरी ग्लैंड से, जो देखिए ऑलरेडी हमारे मुंह में प्रेजेंट है, इनर साइड में प्रेजेंट है। 3 तरह की सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, पैरोटीड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। ये 3 तरह के सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे मुंह में कंटिन्यूअसली सीक्रेट होते हैं। और यही सलाइवा में मेन एंजाइम्स, जिसका नाम है सैलिवरी अमाइलेज, ये एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। एंड ये एंजाइम्स फर्स्ट डाइजेशन में हेल्प करता है। मतलब फर्स्ट जो डाइजेशन शुरू होता है वो मुंह के अंदर ही शुरू होता है थ्रू सलाइवा, और जिसमें सैलिवरी अमाइलेज प्रेजेंट रहता है। ये क्या करता है? फूड में जो स्टार्च पार्ट है वो स्टार्च पार्ट को शुगर में कन्वर्ट करता है। इसके बाद आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस है फूड पाइप। ये लंबा जो पाइप देख रहे हैं इसे बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। ईसोफेगस में क्या होता है? ईसोफेगस में एक मूवमेंट देखा जाता है, जिस मूवमेंट के थ्रू फूड ऊपर से, मतलब माउथ से लेके स्टोमक तक आते हैं। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो ईसोफेगस में देखा जाता है वो ईसोफेगस के जो अंदर मसल्स प्रेजेंट है उस मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशंस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। मतलब कंटिन्यूअसली यहाँ पे देखिए ये है मसल्स, ऑल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशंस, मतलब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये रिलैक्स्ड होता है, उसके बाद फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये रिलैक्स्ड होता है। इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशंस के थ्रू ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्रिएट होता है, और जिसके थ्रू ये फूड जो है वो माउथ से ईसोफेगस होके स्टोमक में एंटर करता है। अब स्टोमक में देखिए कुछ इस तरह से, देखिए फूड पाइप से धीरे धीरे ये स्टोमक में एंटर कर गया। अब एक और बार देख लीजिए। अब हम लोग स्टोमक में जाएंगे। स्टोमक में क्या होता है? स्टोमक में पार्शियली डाइजेस्टेड फूड का बाकी पार्ट डाइजेस्ट होता है। स्टोमक अपने अंदर खुद का एक सीक्रेट करता है, जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस जो है, ये गैस्ट्रिक जूस 3 तरह के सब्सटेंस कंटेन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका काम क्या है? ये फूड के साथ जो बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर आता है उस बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू किल द बैक्टीरिया विच एंटर्ड इनसाइड आवर बॉडी विद द फूड। और क्या करता है? स्टोमक में फूड एंटर होने के साथ साथ ही ये फूड की जो नेचर है वो एसिडिक में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद है पेप्सिन। ये जो पेप्सिन है, ये पेप्सिन का काम है फूड में जो प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करके अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। लास्ट है म्यूकस। ये म्यूकस क्या करता है? स्टोमक के इनर वॉल से ये म्यूकस सीक्रेट होते हैं, और यही म्यूकस स्टोमक के इनर वॉल को अपने ही खुद का सिक्रेशन HCl से प्रोटेक्ट करता है। HCl एक एसिड है, अगर ज़्यादा मात्रा में HCl हमारे शरीर में प्रोड्यूस हुआ तो क्या हो जाता है? ये स्टोमक के इनर वॉल को धीरे धीरे हानि पहुंचाता है। हम लोग एक वर्ड सुने हैं, स्टोमक अल्सर। ये स्टोमक अल्सर कैसे होता है? मान लीजिए जो लोग प्रॉपरली टाइमली खाना नहीं खाते हैं उन लोगों को जनरली स्टोमक अल्सर होता है। क्या होता है? एक
ड्यूरेशन के बाद ये कंटिन्यूअसली गैस्ट्रिक जूस हमारे शरीर में सीक्रेट होने लगता है। और जब ये सीक्रेट होता है, अगर स्टोमक में कोई फूड ना रहा तो क्या होता है, ये स्टोमक वॉल में जाके स्ट्राइक करता है और स्टोमक वॉल के सेल्स को हार्म पहुंचाता है। तो इस तरह से ये म्यूकस अपने ही सिक्रेशन HCl से इनर वॉल को प्रोटेक्ट करते हैं। ये हो गया म्यूकस में डाइजेशन, स्टोमक के अंदर फूड का डाइजेशन। स्टोमक के बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्टोमक के बाद स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या डाइजेशन हो रहा है, ये जानने से पहले हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन का एक स्पेशल फीचर को जान लेते हैं। क्या फीचर? स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल है वो एक्सटेंड, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फॉर्म करते हैं, कुछ इस तरह से। मतलब अगर ये बाहर का लेयर है, बाहर वॉल है, तो इनर वॉल इस तरह से बहुत सारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनर वॉल में जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है, ताकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, इसीलिए इस इनर वॉल को इस तरह से वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं वीली। देखिए यहाँ पे एक वीली का डायग्राम दिया हुआ है, ये है वीली। सिंगल, ये पूरा स्ट्रक्चर को वीली बोलते हैं, सिंगल को वीलस बोलते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन किस तरह से होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में दो वे से डाइजेशन होता है। एक, उसका खुद का डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं जिसे बोलते हैं इंटेस्टिनल जूस। ये इंटेस्टिनल जूस कार्बोहाइड्रेट्स को, फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं और फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन बाहर से दो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कलेक्ट करते हैं। वो दो एंजाइम्स वो स्टोमक से और पैंक्रियास से लेते हैं, लीवर से और पैंक्रियास से लेते हैं। लीवर से वो बाइल कलेक्ट करते हैं। देखिए यह है लीवर का स्ट्रक्चर। लीवर से एक स्मॉल डक्ट बाहर आया है जिसे बाइल डक्ट बोला जाता है। लीवर में ये बाइल फॉर्म होते हैं और बाइल डक्ट के थ्रू वो इंटेस्टाइन में चला जाता है। ये जो बाइल है, ये बाइल क्या करते हैं? ये बाइल फूड में प्रेजेंट फैट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। और पैंक्रियास से स्मॉल इंटेस्टाइन पैंक्रियाटिक जूस लेते हैं। ये पैंक्रियाटिक जूस क्या करते हैं? 3 तरह के एंजाइम्स कंटेन करते हैं। एक है एमाइलेज जो कि फूड में स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। और है लाइपेज जो कि इमल्सिफाइड फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। इमल्सिफाइड फैट का मतलब है फैट ड्रॉपलेट्स। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है, जो बाहर से वो कलेक्ट करते हैं, वो लीवर से बाइल डक्ट के थ्रू वो बाइल कलेक्ट कर लेता है और पैंक्रियास से वो पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू पैंक्रियाटिक जूस कलेक्ट कर लेता है और डाइजेशन कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब पूरा डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो क्या होता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है। डाइजेशन के बाद क्या स्टेप था? डाइजेशन के बाद था एब्जॉर्प्शन स्टेप, जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बोला कि ये जो इनर वॉल है इंटेस्टाइन का जो वीली फॉर्म करता है, यहाँ से क्या होता है? देखिए बहुत सारा ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे आप देख रहे हैं। इस ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड है वो क्या करते हैं? वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं आफ्टर फुल डाइजेशन। उसके बाद ये हो गया एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। उसके बाद ये ब्लड पूरे शरीर में हमारे चले जाते हैं और ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स, बॉडी सेल्स को क्या करते हैं? फूड प्रोवाइड करते हैं। वही फूड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और सेलुलर एक्टिविटीज को आगे बढ़ाते हैं। इसे बोला जाता है
एसिमिलेशन। इसके बाद लास्ट जो है वो है इजेशन, जो प्रोसेस लार्ज इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। आफ्टर डाइजेशन जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, इसके इनर वॉल के थ्रू मैक्सिमम वाटर जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं। ये इससे क्या होता है, इससे वो अनडाइजेस्टेड पार्ट सॉलिड पार्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और इन द फॉर्म ऑफ स्टूल वो रेक्टम में स्टोर हो जाते हैं। ये स्ट्रक्चर देखिए, रेक्टम, ये रेक्टम में स्टोर हो जाते हैं स्टूल फॉर सम टाइम। उसके बाद यही रेक्टम से स्टूल हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं थ्रू एनस। इसे बोलते हैं इजेशन प्रोसेस। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग में पूरा डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में एक्सप्लेन पढ़ेंगे। अगर कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट में मुझे पूछिएगा। थैंक यू।